ये लाइव कार्यक्रम हम दोबारा आपके लिए लेकर आए हैं और ये जुड़ा है वीपीडीओ भर्ती घोटाले को लेकर। एसटीएफ की जांच लगातार जारी है। कई लोगों को एसटीएफ ने धर दबोचा है और उनसे मिली जानकारी के अनुसार अब एसटीएफ आगे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन इस बीच में जो अभ्यर्थी थे, जिन लोगों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, वो आपस में बटे दिखाई दे रहे हैं। कुछ का कहना है ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, कुछ का कहना है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। एसटीएफ को उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिनको ये लीक पेपर मिला है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ दो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। पीसी पंत जो सितारगंज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अंशुल पंत जो इस एग्जाम में पास किया है जिन्होंने, और वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं देवभूमि डायलॉग के मंच से। जब कल मेरे पास अंशुल से जुड़े लोगों का फोन आया कि साहब ऐसा लग रहा है कि एक तरफा बात जा रही है कि साहब एग्जाम रद्द होना चाहिए, मैं आपको अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के जो भर्ती घोटाले हैं इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के नौजवानों से भविष्य से जुड़ा मामला है। हम ये भी चाहते हैं कि इस मामले में जो भी बड़े मगरमच्छ जुड़े हैं वो बेनकाब होने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और एक ऐसा माहौल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट माहौल जिसको हम कहते हैं, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं जितने भी लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के खासकर नौजवान, मैं चाहता हूं आप अपनी टिप्पणी करें। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, आपकी सोच क्या है, किस तरह से हम इस पूरे परिदृश्य को ठीक कर सकते हैं, भर्ती घोटाले को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। आपके विचार से आप वो सारी टिप्पणियां लगातार कर सकते हैं और मैं बीच बीच में आपकी जो टिप्पणियां हैं वो लेते रहूंगा। मैं पहले शुरुआत पीसी पंजी आपसे करना चाहूंगा। आपका टेक क्या है, क्योंकि एसटीएफ बहुत तेजी से इस मामले में जा रही है और जो मैंने अपने सोर्सेस से बात की है, एसटीएफ बहुत सीरियसली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रही है और उसकी कोशिश है पूरी तरह से इस केस को क्रैक डाउन किया जाए। जी नमस्कार भट्ट जी, सर्वप्रथम देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों की आवाज को इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जी भट्ट जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं सुन रहा हूं आपको, आप बोलिए प्लीज, आप कंटिन्यू करिए। जी महोदय, मैं इसमें स्वयं एक छात्र रह चुका हूं, जिसमें कि मेरा 73 स्कोर था। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 71.52 मुझे स्कोर मिला है और 75 इसमें मेरिट गई हुई है। तो महोदय, जब ये परीक्षा हुई तो परीक्षा के बाद हम लोगों को भी ये अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था कि इस प्रकार की धांधली होगी, इस प्रकार से जो काली भेड़ सामने आएंगे जिन लोगों ने पहले ही पेपर ले लिया हो। लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है अप्रैल में, तो उसके बाद जिस प्रकार से इसका मेरिट जाना, और दूसरा ये बिंदु था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना, तीसरा बिंदु यह था कि बहुत सारे सही क्वेश्चनों को आयोग के द्वारा गलत कर देना, पहले उसका सही आंसर देना, बाद में उसको डिलीट कर देना या फिर आंसर चेंज कर देना। इसके आधार पर शक की सुइयां गई कि कुछ न कुछ इस भर्ती में गड़बड़ी है। और उसके बाद कुछ ऐसे लोगों का चयन हो जाना कि जिनका कि भाई परीक्षा से कोई दूर दूर तक का नाता था नहीं। तो ये हर भर्ती में होता है, ये कोई नई बात तो थी नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ। और जो है छात्रों का ये शक था। लेकिन जिस प्रकार से बॉबी पवार जी ने आयोग के सामने तथ्य रखे, फिर आयोग के द्वारा ये बोला गया कि बॉबी पवार जी गलत कह रहे हैं, और फिर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई और आज धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। 13 लोग अंदर हैं और कई लोग चिन्हित हो चुके हैं। मेरा एक छात्र होने के नाते मेरा ये मांग है सरकार से कि ये जो लोग आज पकड़े जा रहे हैं, जबकि आज साबित हो चुका है कि यह पेपर परीक्षा होने से पहले ही लीक हो चुका था, इसमें कोई संदेह तो अब है नहीं। तो मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इन लोगों ने जो आज ये पकड़े जा रहे हैं, इन लोगों ने हम लोगों का हक छीना हुआ है। इसकी वजह से हम आज मेरिट से बाहर हैं। अगर ये काली भेड़ें इसमें नहीं आई होती तो ऑब्वियसली इसका नॉर्मलाइजेशन भी घटता, इसका मेरिट भी घटता। तो हो सकता था मेरा 71.52 है, तो हो सकता है वो 71 या 70 हो जाता मेरिट और हम लोग आज अंदर होते। यानी हमारे अधिकारों को छीना गया है इन लोगों की वजह से, जो लोग गलत तरीके से सिलेक्शन लिए हुए हैं। मेरे जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो पीड़ित हैं। तो पीड़ित पक्ष का पक्ष रखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि जब इस भर्ती में आज साबित हो चुका है कि कोई नकल नहीं है बल्कि पेपर लीक है, तो क्यों ना सरकार इसमें एक्शन लेते हुए पूर्व की भांति, जैसे पूर्व में होता है, हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारे लिए ही स्वार्थवश कीजिए,
पूर्व में होता है कि अगर परीक्षा पहले से ही लीक हो चुकी है, उसकी गोपनीयता भंग हो चुकी है, तो आप इस परीक्षा को तुरंत से खारिज करके जल्दी से जल्दी दोबारा कीजिए सही पारदर्शी माहौल में। और यही हमारी आपसे विनती है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, जो एक्चुअल में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको लाभ हो ओके, सके। ठीक है पीसी पंजी, मैंने आपका पॉइंट लिया। हमारे साथ हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ने हैं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। भरत सिंह, देवेंद्र सिंह नयाल, मेरे साथ सैम सिंह, दलबीर रमोला जी और देवेंद्र सिंह नयाल जी कह रहे हैं कि साहब अब तक एस राजू और बडोनी जी को क्यों नहीं हटाया गया है। नेत्रपाल बिज जी का कहना है कि गलत लोगों को अगर हम एग्जाम में पास करेंगे, इस तरह के कैश फॉर जॉब स्कैम चलेगा तो अच्छे काम कहां से होंगे। अब अंशुल जी आपका क्या कहना है। पीसी पंजी का कहना है कि साहब हमारे साथ इंसाफ तब होगा जब एग्जाम रद्द किया जाए और दोबारा से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। आपका क्या कहना है। और मैं बता दूं, अंशुल पंत इस एग्जाम को पास किए हुए हैं, उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। अंशुल, आपका टेक क्या है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का, जो आपने हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। और जो पूरन चंद्र जी हैं उनकी मैंने बात सुनी। बातें तो काफी अच्छी करते हैं वो, लेकिन क्या होता है कि प्रशासन और न्याय व्यवस्था जो है वो केवल बातों से नहीं चलती, वो तर्क के आधार पर चलती है। पंत जी ने कहा कि मैं एक पीड़ित छात्र और मैं चाहता हूं कि भर्ती रद्द हो क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो सबसे पहले मैं पंत जी का एक पोस्ट दिखाना चाहूंगा, 13 अप्रैल 2022 का है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं भर्ती रद्द के पक्ष में नहीं हूं, बल्कि मैं इस भर्ती के जांच की मांग करता हूं। जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन दिया है उनकी जांच की जाए, उन्हें दंडित किया जाए। भर्ती रद्द होने पे उन छात्रों की पीड़ा समझ सकता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके इसमें सिलेक्शन लिया है। अतः इससे ये देखने को मिलता है कि पंत जी जो है अपनी वक्तव्य पे स्थिर नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं वो पुनः अपने वक्तव्य बदलते रहते हैं वक्त और परिस्थिति के अनुरूप। तो पहले ये कहते थे कि मैं भर्ती पक्ष के रद्द के पक्ष में नहीं हूँ। खैर, जो भी है वो तो इनका अपना निजी मामला है, वो चाहे कुछ भी कहें। अब इन्होंने कहा कि मैं पीड़ित हूँ। मैंने कहा सर 916 लोग पीड़ित हैं। इन्होंने कहा कि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैंने कहा सर आपको कैसे पता चला कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं पंत जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि एसटीएफ की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं। और हाँ, हो सकता है कि एसटीएफ के डीआईजी साहब ने पंत जी को अलग से रिपोर्ट दे दी हो कि पीसी पंत जी आप जाके बताइए कि रिपोर्ट आ चुकी है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तीसरी बात, इससे पहले 2017 में एसएससी में पेपर लीक हुआ था, 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है, आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ और भेज भी सकता हूँ। मैं पूरे तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1.5 लाख बच्चों के भविष्य के साथ एक पेपर लीक का मामला मानकर उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इसमें बच्चे चयनित हुए हैं उनके भविष्य का सवाल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर लीक होता है तो राजू सर ने भी कहा था कि पेपर लीक के 2 आधार होते हैं। एक होता है मास स्केल पे वायरल हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक जहां तहां चला गया, कोचिंग में बढ़ गया। एक होता है कि पेपर बेचा गया। एक जैसे अब होलसेलर होता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर से ग्राहक खरीदते हैं। अब होलसेलर तो फ्री में बांटेगा नहीं, रिटेलर भी फ्री में बांटेगा नहीं। तो उस जहां से पेपर का प्रिंट होता था वहां से उन्होंने उसकी फोटो खींची, फोटो खींच के उन्होंने बेचा। एक सरकारी कर्मचारी जो वहां पे पेपर लीक के में जुड़ा हुआ है, आप खुद ही सोचिए सर, ये कितना तर्कसंगत होता है कि वो किसी पेपर को फ्री में बांटेगा। उसने पेपर 15 लाख में बेचे हैं, ठीक है, बेचे, और जिन लोगों ने 15 लाख दिए वो लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि 916 बच्चों ने 15 लाख रुपए दिए हैं। हम 916 बच्चे पूरी तरह से शुरुआत से लेकर आज तक का जांच के पूर्ण पक्ष में है। आप सीबीआई से, या एफबीआई से, एनआईए से, इजराइल की मोसाड से जांच करवा लीजिए, हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं। हम कहते हैं सर, मैं आज दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एसटीएफ के डीआईजी से, मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूं कि हम 916 बच्चों की जांच करिए आप। हम चाहते हैं हमारी जांच हो, ताकि हमारे बीच में से जो भी गलत हो वो हटे, क्योंकि एसटीएफ एक ऐसी एजेंसी जिसके पास बहुत साधन है। पंत जी को पता नहीं होगा, मैंने बतौर पुलिस फोर्स में 2 साल काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, पुलिस की कितनी क्षमताएं होती हैं। तो पुलिस 916 बच्चों की जांच कर सकती है, जांच में आराम से इनको सेग्रीगेट कर सकती है। यद्यपि एसटीएफ कहती है कि हम संभव ही नहीं है कि हम इसमें लोगों को छांट पा रहे हैं। जब वो अपनी रिपोर्ट में कहती है तो उसके बाद पंत जी के बयान का स्वागत है, विरोधियों के बयान का स्वागत है। तो इससे पहले सर, मैं आ रहा हूं मैं कुछ मेरे साथ मेरे जो मेरी बात को काटा ना जाए करके, ना मैं काट नहीं रहा पूरी होने दिया अंशुल, मैं काट नहीं रहा हूं, मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म दूंगा। कुछ और हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनको भी अपने साथ ज्वाइन कर लूं। हमारे साथ अंकुर चौहान जुड़ चुके हैं, सैम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आकाश सैनी जुड़ रहे हैं, महेश जोशी जी जुड़ रहे हैं, और
आगे मैं बहुत सारे पंकज सिंह मारतोलिया हमारे साथ जुड़े हैं, अंकुर चौहान, मैं सब प्रशांत कुमार, सुनील सेमवाल, दलवीर रावत, अजय जाटव, रवि नेगी, धीरज पाल, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, किशन धामी, और सबसे मैं कहूंगा मेघा बिष्ट, अजय सिंह, सारे लोग जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, पंकज सिंह मारतोलिया, अनुज कुमार, मैं सबको धन्यवाद करूंगा, अजय जाटव, आरती कालरू, आप सब लोग अपनी टिप्पणी करिए और मैं समझता हूं एक मर्यादित तरीके से हम अपनी टिप्पणी करें, और क्योंकि दोनों पक्ष के लोगों को हमने बुलाया है, जाहिर है हम उनको सुनना चाहते हैं। अंशुल आप कंप्लीट करिए, उसके बाद पीसी पंजी आपकी बात का जवाब देंगे। जी, मैं पूरे प्रकरण में बोला सर। सबसे पहले तो आज एसटीएफ के एसएसपी साहब ने भी कहा था कि हमारी जांच जो है प्रारंभिक स्तर पे है और अभी कुछ कहना उचित नहीं है कि कितने स्तर की धांधली हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो दोषी लोग हैं उनको हटाएं, क्योंकि हमेशा सर न्यायालय भी कहते हैं ना कि 1000 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सर हमारे देश में जो हमारे बच्चे हैं या जो विरोधी हैं या जो और साधन है, उनसे ज्यादा बड़ा तो हमारे ख्याल से न्यायालय होगा। मेरे समझ से तो हमारे देश में न्यायालय सबसे बड़ा है, जो हमें न्याय देता है। और न्यायालय ने साफ साफ कहा है सीजीएल की परीक्षा में कि भर्ती रद्द करना, परीक्षा रद्द करना कोई समाधान नहीं होता। जो बच्चे गलती से दोषी या गलत तरीके से आए हैं, अनफेयर मीन्स से आए हैं, उनको आप हटाइए। अब मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ सर आपको। सब लोग कहते हैं ना यहाँ पे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, 916 बच्चों में से कुछ काली भेड़ें आ गई हैं और कुछ बच्चों की सीट खा गई है। मैं कहता हूँ सर ठीक है, 916 में से कुछ बच्चे जो काली भेड़ हैं, जितने भी हो एसटीएफ बताएगी, उतने बच्चों को आप हटा दीजिए। उतने ही बच्चे नीचे से जिनकी जो पॉइंट से या 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हुए हैं वो अंदर आ जाएंगे। अब आप बताइए सर कहाँ अन्याय हुआ? जो ईमानदारी से आए थे वो तो अंदर पहले से मौजूद हैं और जो बेचारे अन्याय से बाहर हो गए थे वो अंदर आ गए। अब सर मैं बताता हूँ इसमें बाहर कौन हुआ? जिसके 40 नंबर है, 70 नंबर है, 65 नंबर है। अब उसको तो दुख होगा, ईर्ष्या भी होगी, मन में वैमनस्य भी आएगा कि यार अगर पुनः परीक्षा हो जाती तो मुझे मौका मिल जाता। तो सर आप भी जानते हैं एक मानवता के नाते हर इंसान स्वार्थी होता है और स्वार्थ के चक्कर में यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि हमें फिर से मौका मिल जाए। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, वो ऑलरेडी वीडियो है, इस समय वर्तमान में वीडियो की पोस्ट पर कार्यरत हैं। मैंने उनसे ऐसे ही बात करी, हमारे जो पहाड़ी में कहते हैं लाटा बनकर, मैंने उनसे ऐसी बात की, मैं उनका प्रकरण समझना चाहा। वो आए थे 4200 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए। अब वो मझधार में थे कि 4200 शायद मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको कंफर्म नहीं था, इसलिए डीवी कराने आ गए। फिर मुझसे कह रहे थे यार मेरी तो इंक्रीमेंट लगने वाला है, मैं 4200 में जाने वाला हूँ, तो मुझे तो शायद कुछ फायदा नहीं है इसमें ज्वाइन करके। लास्ट में क्या कह रहे इसमें तो धांधली हुई है। तो सर आप भी जानते हैं ना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से 2400 में या 2800 में या कई अन्य जगह पे नौकरी कर रहे हैं। उनका एम था 4200 ग्रेड पे की पोस्ट, उनको वो नहीं मिली, इसलिए वो भी थोड़ा सा होता है, मन में आक्रोश आता है। उनके मन में हुआ क्या, धांधली के नाम पे अगर पोस्ट रद्द हो जाए तो हम फिर से तैयारी करेंगे, हमारी तो तैयारी चली रही है, हम फिर से मौका पा जाएंगे। दूसरी बात सर, जो पेपर लीक की बात है, राजू सर के इन्होंने अध्यक्ष जी का और राजू सर का कुछ स्टेटमेंट को ये बार बार मीडिया में ला रहे थे कि जब अध्यक्ष कह रहे हैं, जब सचिव कह रहे हैं कि लीक हुआ है तो फिर सरकार क्यों नहीं मानती लीक हुआ है, जांच की क्या जरूरत है। राजू जी का ये स्टेटमेंट ये कभी नहीं लेके आए जब इन्होंने कहा कि लीक 2 तरह का होता है, एक होता है मास लेवल पे जहां पे सबके पास पेपर चला गया, एक होता है सीमित तौर पर जहां पर पेपर बिका हुआ है। तो जब भैया एसटीएफ देख रही है पेपर बिका हुआ है तो आप जांच तो होने दो, और हमने तो हमेशा जांच का समर्थन किया है सर। हम तो कहते हैं आप 916 बच्चों की, मैं आपको ओपनली कहता हूं कि 916 बच्चों की जांच कीजिए, हम सब तैयार हैं। और जितने भी हमें से खराब है ना, दोषी है ना, सबको हटाइए, सबको हटाइए। और जो नीचे बच्चे मेरिट में, अगर पंत जी का नंबर भी मेरिट में आ जाता है उसके बाद तो इनका भी स्वागत है, आइए। मैं सर ईमानदारी से पढ़ के 77 नंबर लाया हूँ। मेरे साथ अर्जुन फरत्याल है, रैंक 23, जिनको मैं जानता हूँ, हल्द्वानी मेरे पास में रहते, मैंने उनके नोट्स वगैरह भी देखे, उनसे मैंने तर्क भी किया है, मुझे पता है कि बंदा मेहनत से आया है, उनके भी अच्छे खासे नंबर है। तो सर जब हम लोग पढ़ के नंबर ला सकते हैं तो पंत जी भी तो इतने साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं सर, वो भी तो नंबर ला सकते हैं। मैं तो सर नौकरी करता हूं सुबह से शाम तक केंद्र सरकार की, मेरे पास मुश्किल से 2-3 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। जवाब देने दीजिए आप पीसी पंजी, अब आप जवाब दे दीजिए अंशुल की बात का। 1 मिनट पीसी पंजी, ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ? पहले आपने कहा, जो अभी अंशुल ने आपका फेसबुक पोस्ट से कमेंट बताया कि पहले आप ये चाहते थे कि साहब इसमें एसटीएफ जांच करे और जो काली भेड़ है, जैसा कि अंशुल ने कहा, उस काली भेड़ को किनारे किया जाए और पूरा एग्जाम ना रद्द करने के बजाय जो उन्होंने एक रास्ता सुझाया कि जिसकी परसेंटेज थोड़ा कम है उनको दोबारा मौका दे दिया जाए। अब आपका ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ, ये बताइए जरा।
पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं कोई नेता तो हूं नहीं या समाज सुधारक तो हूं नहीं कि मेरे बयान से कोई सरकार चलेगी या मेरे बयान से कोई राज्य चलेगा। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर ये मेरे बयान को जो है वहां पर स्क्रीनशॉट निकाल के दे रहे हैं तो इन लोगों से ये पूछिए कि एक बड़ा बड़ा ग्रुप बना करके जो मेरे को बार बार घेरा जाता है कि पंजी तुम कुछ नहीं बोलोगे, यहाँ तक कि भट्ट जी मैं आपको बताऊं कि मेरे को तो इस प्रकार से भी धमकियां आती हैं कि तू देहरादून आएगा तो ठीक नहीं होगा, ये तक बोला जाता है यहाँ। अच्छा चलिए ये सब बातें हैं, मैं अंशुल जी के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि आपने शुरू में तो ये बोला कि जांच कीजिए। महोदय हमने बोला इसलिए बोला क्योंकि जब इसका परिणाम आया तो परिणाम आने के बाद हम लोगों ने ये आरोप लगाए कि इस भर्ती में धांधली हुई है, तो भाई चयनित अभ्यर्थी ऑब्वियसली कहेंगे कि नहीं हुई है, उनका स्वार्थ है क्योंकि उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं इस पे अंशुल जी को कोई दोष देना नहीं चाहता हूँ। हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग कहेंगे कि इसमें धांधली हुई है, हम लोगों को भी डाउट था, 100% हम तो थे नहीं, तो हम लोग कह रहे थे, बार बार आयोग को मेल भी कर रहे थे, बॉबी पवार जी आयोग के पास भी गए कि इसमें धांधली हुई है, बहुत सारे तथ्य उन्होंने रखे, तो आयोग इस चीज को मान ही नहीं रहा था। तो उसके संदर्भ में मैंने ये पोस्ट की होगी 13 अप्रैल की, अगर वो बात कर रहे हैं मैंने की होगी क्योंकि 6 अप्रैल को रिजल्ट आया था। इसमें क्या गलत है भाई, हम ये चाहते कि जांच हो। जब जांच हुई, जब एसटीएफ जो है बैठाई गई, एसटीएफ ने जिस हिसाब से ताबड़तोड़ चीजें जो है सामने रखी हैं, हमने भी कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे इस पे धांधली होगी। और रही बात अंशुल जी की, कि अंशुल जी का ये कहना है कि भाई पूरी परीक्षा क्यों रद्द हो, गलत लोगों को निकाल दिया जाए, सेग्रीगेशन कर दिया जाए और सही लोगों को ऊपर रख दिया जाए। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए किसी भी परीक्षा में जो धांधली होती है, सेग्रीगेशन होता है, जैसे 2019 वाला जो फॉरेस्ट गार्ड मामला ही है, उसमें भी हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने एसटीएफ का गठन किया, दोनों लोगों को रखा जाए सिर्फ। मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो उसमें ये पाया गया एसटीएफ के द्वारा कि इसमें नकल हुई थी, ब्लूटूथ के द्वारा नकल हुई थी, कुछ लोग नकल के लिए चिन्हित किए गए थे, तो उसके बाद सेग्रीगेशन किया, पूरी परीक्षा रद्द नहीं हुई, कुछ करीब 20-30 सेंटरों पर पेपर दोबारा कराया गया। लेकिन जब एसटीएफ ने यहाँ पकड़ दकड़ करनी शुरू की, यहाँ तो दिन प्रतिदिन ऐसे व्यक्ति निकल रहे हैं, जैसे जो पहला गिरोह निकला उसने क्या बोला कि रामनगर में उन्होंने रात में पेपर पढ़ा दिया था, उसके बाद बच्चों को लेकर के गए, ये बिल्कुल एकदम लाइव एसटीएफ ने बोला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और उन लोगों ने कबूल भी किया है। तो यानी जो पेपर था उसकी गोपनीयता भंग हो गई, एक चीज। चलिए उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया अभिषेक वर्मा, उसके जो बयान है वो एसटीएफ ने ये बताया है कि भाई जिस समय पेपर सील हो रहा था, महोदय मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आप भी इतने जो है पुराने पत्रकार हैं और काफी आपको अनुभव है, जिस समय पेपर सील हो रहा था, आयोग पेपर बनाने के लिए देता है जहां पर सील होता है, तो कम से कम 15 से 1 महीने के से पहले वो करीब पेपर सील हो जाता है, क्योंकि 1.5 लाख लोगों ने पेपर दिया तो करीब 2 लाख लोगों ने पेपर देना था। 2 लाख लोगों की पेपर की सीलिंग कम से कम 1 महीना पहले या 20 दिन पहले तो हो ही गई होगी। उस समय उस आरोपी ने ये भी लिखा था कि तीनों शिफ्ट के पेपर का फोटो खींच करके टेलीग्राम के द्वारा अपने लोगों को भेज दिया, ये उसका कबूलनामा है। तो महोदय एक बात बताइए कि 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले कोई व्यक्ति तीनों शिफ्ट का फोटो खींच रहा है तो अपने घर में म्यूजियम में रखने के लिए तो वो खींचेगा नहीं भाई, ऑब्वियसली एक पैसे के लिए खींचेगा। उसने कबूल भी किया, कुछ धनराशि 30-35 लाख रुपया या 60 लाख ऐसा कुछ आया था उसमें कि वो उसको दिया गया। उसने अपना वहां घर भी बनाया, बहुत सारी चीजें, गाड़ी भी ली, ये सब दिखाया गया है एसटीएफ के द्वारा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार तो वो गैंग, उसके बाद ये गैंग, अच्छा तीसरा गैंग देखिए जो रामनगर से पकड़ा गया है, दो हाईकोर्ट कलर के, यानी इस पेपर का तो ये हाल हो गया कि इतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना ये पेपर हो चुका है। तो मैं एक छात्र होने के नाते इसलिए कहता हूं कि पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि महोदय पेपर की गोपनीयता इसमें तार हो गई है। फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, उसने अपने कितने रिश्तेदारों को दिया होगा, जिन लोगों को पकड़ा गया है एसटीएफ के द्वारा चिन्हित किया गया है, उन लोगों ने कितने लोगों को वो पेपर दिया होगा, ये बता पाना संभव नहीं है। अब रही बात चयनित छात्रों की, अंशुल जी की योग्यता पर मुझे कोई शक नहीं है और मैं अभी भी कह रहा हूं अंशुल जी का, जहां तक कि मैंने इंटरव्यू देखा, मेरे को उन पे कोई डाउट नहीं है। ही इज अ जीनियस पर्सन। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है और पर्सनल हम ऐसे बोलेंगे भी नहीं और है भी नहीं गलत। लेकिन समस्या यह है
कि इसमें अब मेरे कहने से या अंशुल जी के कहने से तो सरकार करेगी नहीं। जो बात टेक्निकल पहलू है, हमारी जो मांग है कि अगर पेपर लीक होता है एक बड़े पैमाने पर, और महोदय चाहे कितना भी कह लीजिए, इसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। ठीक है, जो एसटीएफ का भी कहना है, हालांकि मैं STF की आप फाइनल दोनों रिपोर्ट लोगों को आनी बाकी है, आज लेकिन जितने लोग ये हमारे जो डिबेट चयनित देख छात्र रहे हैं, हैं, चयनित खासकर छात्र मैं क्या कर उन रहे हैं, पॉलिटिशियन, उन टाइम टू प्रवक्ताओं टाइम से जा कहना करके चाहूंगा, एक सरकार से मिनट, कह रहे हैं हमें ज्वाइनिंग दो, हमें एक मिनट ज्वाइनिंग दो। पीसी पंजी, एक मिनट, मैं उन और प्रवक्ताओं इससे से, पूर्व उन में पॉलिटिकल 2016 में पार्टीज भी के जो परीक्षा नेताओं से रद्द कहना हुई है, क्या चाहूंगा, उसमें आई अप्रिशिएट, छात्र नहीं थे? मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आप दोनों लोगों को कि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा पूरी ईमानदारी के साथ उसकी बात सुन रहा है और अपना पक्ष आने के बाद अपने बिंदु रख रहा है। मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल नए लोग हैं टेलीविजन डिबेट के लिहाज से, बट आप लोगों ने जिस तरह का परिचय दिया है, मैं आप दोनों को बहुत बधाई दूंगा। अभी पीसी पंजी ने अपनी बात की, अब अंशुल मुझे यह बताइए, आज के जमाने में जब सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार है, एसटीएफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किसके पास पेपर पहुंचा, किसके पास पेपर नहीं पहुंचा। तो यह कैसे पता लगाया जाए कि साहब इसने ईमानदारी से मेहनत करके पेपर दिया और इसने नकल करके पेपर दिया, या इसको पहले से ही पेपर पता था? यानी एसटीएफ के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है इस समय। अंशुल। पीसी पंत जी बहुत अच्छा बोले। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा। पंत जी, आपने कहा था कि 1 महीने पहले पेपर सील होने, प्रिंट होने गया था और शायद 15-20 दिन पहले तो वो सील हो गया होगा और इस बंदे ने वहां से फोटो खींच के पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा होगा। पूरन जी से बोलना चाहूंगा कि आपके कोचिंग संस्थान से किसी का चयन हुआ है वीडियो परीक्षा में? मेरे यहाँ से 4 छात्रों का चयन हुआ है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो जांच कर वो कर लीजिए, वो मेहनत वाले, और उनके साथ भी गलत हुआ है। बस यही मैं आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा था। अभी पूरन जी ने खुद ही कहा कि मेरे वहां से 4 बच्चों का चयन हुआ, जो जांच करवानी कर लीजिए। भट्ट जी, आप समझ गए होंगे, इससे साबित होता है कि इनके 4 बच्चों के पास प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा। स्वयं पंत जी के पास भी प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, मेरे पास भी प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा। ठीक है, चाहे मीडिया का जमाना हो, चाहे कुछ हो, चाहे किसी बंदे ने 1 महीने पहले पेपर निकाल लिया हो, चाहे उसने 6 महीने पेपर पहले। पंत जी, अपनी बात उसे मुकरिएगा मत। अभी आपने कहा है कि मेरे वहां से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? चाहे 6 महीने पेपर पहले निकाल लिया हो, कितने भी पहले पेपर निकाल लिया हो, प्रश्न पत्र पहुंचने की एक सीमा है। अब वो सीमा कितनी है वो एसटीएफ तय करेगा। ना आप कुछ कह सकते हैं, ना मैं कुछ कह सकता हूं। इसलिए मेरी आपसे और आपके साथ में जो लोग हैं उनसे विनती है कि आप तो पीड़ित हैं, कृपया आप अपने स्वार्थ के चलते बाकी बच्चों की मानसिक प्रताड़ना मत कीजिए। एसटीएफ को जांच करने दीजिए, एसटीएफ जांच करेगी। उसकी जांच आने के बाद फिर हम इसी चैनल पे आप और मैं फिर से आएंगे डिबेट करने के लिए, फिर हम चर्चा करेंगे। फिर अगर गलत होगा तो मैं आपका समर्थन करूंगा, और आप गलत होंगे तो फिर आप अपनी बात कहिएगी कि मैं गलत था। एसटीएफ की जांच हो जाने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, भट्ट साहब ने बहुत अच्छी पूछी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एसटीएफ अपनी जांच कर रही है, एसटीएफ अपनी जांच कर रही है, लेकिन विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। आप लोगों को अपना पक्ष रखना चाहिए और उसका पूरा मौका देवभूमि डायलॉग के प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है, मैं आप दोनों मित्रों से कहना चाहता हूं। आज से पहले आपने बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आपने टेलीविजन डिबेट में देखा होगा। देवभूमि डायलॉग का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये स्टार्टअप है, ये कॉमन मैन अप्रोच के साथ है कि गांव के आखिरी व्यक्ति की आवाज भी इस प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, और पत्रकारिता का सिद्धांत भी यही है। इसलिए मैंने आप दोनों लोगों से निवेदन किया कि आप दोनों का अपना अपना पक्ष है, आप अपने अपने तर्क रखिए, आप अपनी अपनी बात रखिए, और एसटीएफ के आने के बाद लेट्स गवर्नमेंट डिसाइड कि उसे क्या करना है, किस रास्ते जाना है। पंजी, अब आप अपना जवाब दीजिए। जो अंशुल ने बातें कही है, मैं चाहता हूं अब आप थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लीजिए। आप पंजी, अंशुल, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है कम से कम उन बच्चों के लिए? मतलब आप सोचिए, ये आयोग के कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठाता है साहब। मैंने कल भी इसको कहा था कि आप इतने बड़े पैमाने पे अपनी एग्जाम्स करा रहे हो और आपको पता नहीं कि साहब आपके यहाँ काली भेड़ें छिपी हुई हैं। कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, कोई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, कोई पुलिस का गनर है, कोई आपका जो एजेंसी है उसके मार्फत काम करता था, न जाने कितने और लोग जुड़े हुए, कितने बड़े पैमाने पे पैसों का आदान प्रदान हुआ है। जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ पीसी पंजी, मैं सुन रहा हूं, बोलिए पीसी पंजी। जी जी, तो सर मेरा ये कहना है, अंशुल को कट करके एक बार दोबारा ज्वाइन करवा लो क्योंकि उनका टाइम आउट हो रहा है।
अंशुल जी का ये कहना है कि सेग्रीगेशन किया जाए, गलत लोगों को हटाया जाए और जो सही लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। महोदय, मैं एक पहलू पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसमें जी कि चलिए माना ऐसा हो जाए कि ये चयनित हो जाए कि कितने लोग हैं इसमें। अगर ऐसा हो भी जाता है तो अंशुल जी का कहना है कि भाई उनको बुला लिया जाए। अब सपोज दैट माना 80 लोग बाहर कर दिए एसटीएफ ने, एक एग्जांपल के लिए 80 लोग 100 लोग जितने लोग, तो उनमें कुछ लोग तो ऐसा होगा जो टॉपर होगा, कुछ ऐसा होगा जो नीचे बॉटम में होगा, बीच में होगा। तो इससे सबसे बड़ा एक चीज है कि नॉर्मलाइजेशन दोबारा फिर से करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है कि एसटीएफ कुछ लोगों को चिन्हित करके बताती है कि हमने एक्यूरेट फिगर पकड़ लिया है, 150 लोग 200 लोग या 50 लोग 100 लोग ये पकड़ लिए हैं, ये गलत है, बाकी लोग फेयर हैं, तो इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि तीनों शिफ्ट का एवरेज होता है, एवरेज के बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसा कि इसमें देखा गया सेकंड शिफ्ट का स्टूडेंट का मार्क्स 4 या 4.5 नंबर बढ़ाया गया और थर्ड शिफ्ट वाले का घटाया गया। तो ऐसे में क्या होगा कि पूरा नॉर्मलाइजेशन फिर से होगा। तो हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट वालों के 4 के बजाय अब इस बार 2 ही बढ़े, या थर्ड शिफ्ट वालों का जो 3-4 नंबर घटा था वो 1 ही नंबर घटे। तो ऐसे में तो 916 जो अभी ये नाम है, बट इनमें से करीब 20-30 लोग तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे या इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीजें तो खैर बात का प्रोसेस है, लेकिन सबसे पीसी बड़ी पंजी, बात मैं एक बात आपसे कहूं, हमारे उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ पेपर दिया और जो सेलेक्ट भी हो गए, उनकी गलती कहाँ है? मतलब हम चंद लोगों के लालच के चलते, चंद लोगों को पैसों का लालच चढ़ा, उन्होंने एग्जाम पेपर लीक कर दिया, उनके मद्देनजर हम इन मेहनती बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों करें? जी, पहली बात तो सर ठीक है, इस चीज को मैं भी समझता हूं। जैसे मेरा 4 स्टूडेंट निकला है, मेरा 4 स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि पेपर के 2 दिन पहले जब हमने पूरा फाइनल पेपर लिया था 100 मार्क्स का, तो उनमें से एक स्टूडेंट 81 स्कोर किए थे। 81 स्कोर किए थे तो मैंने उन्हें बधाई भी दी, फोटो वोटो भी खिंचवाए, मुझे लग गया था कि टॉप करेंगे। उसके बाद जब आया आंसर की आए तो उनके 78 मार्क्स हुए, फाइनल सिलेक्शन में भी उसके 79 मार्क्स हैं, तो हमने उन्हें सम्मानित भी किया। लेकिन हमने भी कभी सोचा नहीं था ना कि इसमें ये सब चीजें होंगी। हालांकि जो छात्र मेहनती हैं, ऐसा तो है नहीं कि 916 लोग करप्ट होंगे, मैं ये भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ाता भी हूँ, मेरे को इस चीज का दर्द है। ये नहीं कि भाई मैं एक तरफा बात करूं, कई बार मैंने ये बोला है। लेकिन सर इससे पूर्व में क्या भारत के इतिहास में आज तक कोई री एग्जाम नहीं हुआ है? ये सेंसिटिविटी से या भावात्मक चीजों से तो सरकार नहीं चल सकती, लोकतंत्र नहीं चल सकता। ये भावनात्मक बात नहीं है पंजी, हमें प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गलत हुआ है, पूरन जी का जवाब देना चाहूंगा। हाँ हाँ अंशुल प्लीज जवाब। पूरन जी आपने कहा ना इससे पहले भर्ती क्या रद्द नहीं हुई है? मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का 2017 का एसएससी का जजमेंट है, उसमें 1.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो जब पेपर लीक होता है, मैं आपको भेज दूंगा, अगर फोटोकॉपी चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो भर्ती जो होती है रद्द नहीं होती है। तमाम ग्रुपों में चल रहा है। मेरे ख्याल से पूरन चंद पंत जी जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है तो आप उससे बड़े तो नहीं होंगे, ठीक है ना जी। मैं आपको मेरे पास मैं अपनी बात आगे करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, इसमें 2 चीजें हैं। आप गारंटी ले सकते हैं अंशुल जी 916 में से कौन सही है कौन गलत है, कि एसटीएफ पूरा जो है सब कुछ आप गारंटी ले सकते हैं कि 916 में से कितने गलत हैं? दोनों को फ्रेम में ले आए प्लीज। नहीं बता सकते पूरन चंद जी, आप गारंटी ले सकते हैं कि कितने लोग दोषी हैं? एग्जैक्ट जो फिगर है एसटीएफ तय कर सकती है, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि जब पेपर सोशल मीडिया के जमाने में, अच्छा एक व्यक्ति को माना एसटीएफ ने पकड़ा, जब आप दो बातें क्यों कहते हैं? जब आप कहते हैं एसटीएफ जांच कर रही है तो फिर आप कहते हैं कि मैं कहता हूं। अरे आप कौन होते हैं कहने वाले? आप मुझे पहले ये बताइए, मैं कह रहा हूं आप कौन है भाई? एसटीएफ को जांच करने दीजिए ना, यहाँ पे केवल आप विचार रखिए। आप मैं कह रहा हूं से थोड़े होता है। ऐसे तो मैं भी कह रहा हूं कि यार यहाँ पे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उस अन्याय को तो देख नहीं रहे हो। आपने कभी उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम की बात करी? कभी वहां पे बच्चों की पीड़ा दिखाई? पंत जी आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं, मैं कहने से थोड़े होता है यार। एसटीएफ को कहने दीजिए ना, उतने बड़े एजेंसी काम कर रही है यहाँ पे। आप और मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है उनके सामने। नहीं, आपका बड़ा अस्तित्व है साहब। आपने उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, आपका राइट है साहब, आप सवाल कर सकते हैं। सर
जी आप मैं ऐसा विचार क्यों रख सोचते सकता हूँ, हैं कि बात आपका कह सकता हूँ, अस्तित्व लेकिन मैं नहीं है? निर्णय नहीं अरे सुना सकता ना आपका कि अस्तित्व इसमें है कितना तभी इन धांधली हुई एजेंसीज है, का उतनी अस्तित्व धांधली हुई। है। अरे हम तो खुद चाहते हैं कि धांधली वाले हटें, क्योंकि मैंने जिस तरह से पढ़ाई की ना, पूरन चंद्र जी कल्पना और भी नहीं कर सकते कि मैंने किन हालात में रद्द पढ़ाई देंगे करी है। किसने बोला? जिस प्रकार सीता मैंने मैया पार्वती बॉडी माता पार्ट ने को रद्द धूप में कीजिए बैठ के किसने बोला? चारों तरफ से आग जला के तपस्या करी थी ना, मैंने वैसे ये मई की गर्मी में आपने दोपहर में छत तपस्या में बैठ के अनोखी नहीं पढ़ाई कर कर रखी रखी है, है। हमने भी तो कर वो रखी है। कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हम कोई पूरन जी, 50 या 60 आपके नंबर पास वाले तो नहीं है, कोचिंग अनोखी का है, आपको साधन भी है, पता है। जहाँ से आप आय कमाते हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला नुकसान। लेकिन जो बच्चे ना, यहाँ मैं आपको बताता हूँ सर, अच्छा, भट्ट साहब हमारा आप नुकसान भी नहीं प्लीज होने वाला सुनिएगा, है। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ये बात कर रहा हूँ। चयनित बच्चों की पीड़ा की आप बात कर रहे हैं, मुझे पूरन चंद्र जी एक बात बताइए। एक लड़की ने पेपर दिया, उसके घर वालों उसकी शादी करने वाले थे, उसने पेपर दिया, उसने बोला कि मुझे थोड़ा मोहलत दे दो, उसने रात दिन एक किया, भूख का प्यासा रह के उसने तप तपस्या करके परीक्षा पास करी। परीक्षा पास करने के बाद वो सफल भी हो गई, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ समय बाद वो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, वो गर्भवती हो गई। अब वो कैसे पढ़ेगी दोबारा? यद्यपि आपके इस टाइप के मंसूबे सफल मेरा होते हैं, तो आप खुद सोचिए ना, मानवीय मेरा एक दृष्टिकोण से छात्र सोचिए यार एक 78 बार, मार्क्स से लाके कि और वो उसको बंदी कैसे 71 का रख पढ़ेगी। दिया, उसका सिलेक्शन नहीं या हुआ, उसकी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं? वो गृहिणी जो वो गृहिणी जिसको क्या कहते हैं, उसके ससुराल से बहुत मिन्नत करके पढ़ने का टाइम मिला, वो गृहिणी कैसे पढ़ेगी? मैं उत्तराखंड के समाज के हर व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहूंगा, हर चयनित से पूछना चाहूंगा। जो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में था, अपनी नौकरी में जैसे तैसे अनपेड लीव लेके उसने पढ़ाई करी, वो दोबारा कैसे पढ़ेगा? बिल्कुल जी, जो है पढ़ने वाला ओके, होगा और मेरे क्या ना, साथ कहते हैं, पीसी जो पंजी, गरीब, जो पीसी आपसे पंजी कोचिंग आपको से पैसा दोबारा कमाते हमारे हैं, साथ जुड़ना लेकिन जो होगा, गरीब बिकॉज बच्चे आपका वो टाइम कैसे फ्रेम, पढ़ेगा? ले लेगा वो। आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है। मेरे साथ शंकर जोशी जुड़ चुके हैं, ये भी वीपीडीओ के परीक्षार्थी रह चुके हैं। मैं शंकर जोशी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ शंकर जोशी जी, आपका टेक क्या है? ये पूरी जांच अभी इस समय एसटीएफ कर रही है, आप मुझे बताइए आपका टेक क्या है इस पूरे प्रकरण में? देखिए सर, देखिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि आप पहले फ्रेम, अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए सर, आप हम फ्रेम से दिमाग बाहर हैं। से या शंकर जोशी डिसाइड जी, करें। आप अपना मैं फ्रेम ठीक करिए, आप फ्रेम से आउट आईआईटी हो को रहे हैं। एक पाली में क्यों लेकर आया, नॉर्मलाइजेशन में क्यों धकेल दिया? सर आप अब मैं आता हूं, शंकर जोशी जी का जरा फ्रेम ठीक करवा लो। इस बीच में अंशुल, मैं बहुत सारे अपने जो दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे वो धीरज पाल हैं, विभूति प्रसाद हैं, आकाश कुमार हैं, अमरीश मौर्य है, सुनील सेमवाल हैं, अजय सिंह हैं। उन सब ने बोला है कि सुभाष सुभी जी, मेहनती, धीरज पाल कहते हैं मेहनती छात्रों को ज्वाइनिंग मिलेगी तभी न्याय होगा, मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। पर्सनल किसी को कमेंट मत करिए, वो अच्छा नहीं लगता हम किसी के प्रति, क्योंकि सब हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं, तो किसी के प्रति पर्सनल होने का मतलब नहीं है, सब अपने विचारों को आदान प्रदान के लिए स्वतंत्र हैं। पीसी पंजी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर राणा कह रहे हैं एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। आकाश कुमार कह रहे हैं मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। और नेत्रपाल बिष्ट का अपना कुछ तर्क है। अनुज कुमार कह रहे हैं कि मेहनती चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति मिले। दलवीर रावत कह रहे हैं मेहनत वालों को ज्वाइनिंग दी जाए और जो पैसे वाले हैं उनको बाहर निकालो। मयूर राणा कह रहे हैं जो अपने स्टूडेंट का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा है। इस तरह से दीपेंद्र उनियाल कह रहे हैं छठी संभव नहीं है इसलिए पेपर दोबारा हो। यानी एक मिलीजुली राय हमारे दर्शकों की आ रही है और मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें कविंद्र रावत हैं, नेत्रपाल बिष्ट जी हैं, बहुत सारे रोहित सैनी हैं, पंकज सिंह मारतोलिया जो शुरू से जुड़े हैं, मुकेश नौटियाल, मनोज सिंह, यश तोमर, बहुत सारे लोग जो हैं। कविंद्र रावत ने एक बात अच्छी कही है, उन्होंने कहा मेहनती छात्र कौन है और कौन नहीं, यह तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए क्योंकि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता दोनों ही भंग हो गई है। परीक्षा में अंतिम स्थान पर आए छात्र का भी उतना ही अधिकार है जितना चयनित छात्र का। उसके द्वारा दी जाने वाली परीक्षा पूर्ण गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण हो। ऐसी स्थिति में सरकार को सभी वर्गों के हितों को साथ न्याय करते हुए शीघ्र पुनः परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। ऐसे कई कमेंट हैं और मिलीजुली राय आ रही है। एक बात कहना चाहूंगा महोदय। पीसी पंजी प्लीज बोलिए। जी महोदय, मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं, हमारे मित्र अंशुल जी सुन रहे होंगे। हाँ, हमारे बीच में कोई निजी मतभेद नहीं है, कोई हमारे बीच में होना कोई भी नहीं शत्रुता चाहिए। नहीं है। आज वो चयनित हैं, वो उस तरफ खड़े हैं। क्या पता 2-4 नंबर हमारा होता तो या हमारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो गया होता, बढ़ गए होते तो हम भी उधर होते। सबका अपना स्वार्थ होता है, ये बातें ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम लोग पीड़ित थे, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने
आवाज उठाई, फेसबुक के माध्यम से भी आवाज उठाई और माननीय आयोग को भी बोला। जो है बॉबी पवार जी वहां गए भी, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, सीएम आवाज घेराव भी किया, किसी ने नहीं सुनी बात। तो उस समय ये बोला गया कि ये रद्दी गैंग है, इनके बस का कुछ नहीं है, ये रद्द करो कहते हैं, ये सब बातें हुई। चलिए चलता है, कोई बात नहीं। जरा सोचिए कि एक दो पहलू हैं। यदि बॉबी पवार और हम लोग ये सब बातें नहीं करते, नहीं लड़ते, मैंने करीब 1 घंटे का लाइव किया था जिसमें कि मैं इमोशनल हो गया था और वहां से ये चीजें तूल पकड़ी थी। ये सभी लोगों को पता है। बॉबी भाई ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, डरे नहीं। मेरे को तो बहुत बार डराने की कोशिश करी, यहाँ तक कि क्या किया क्या नहीं किया, और मैं 1 महीना चुप भी हो गया था। मैंने बॉबी से कहा, आप देहरादून में हो, बोल के कुछ नहीं होता है, आप लगातार आयोग में जाइए, अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप दिखाइए। वो आयोग में गए, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए, तो आयोग के अध्यक्ष जी ने उल्टा उनको जो है उन पर कार्रवाई के लिए एफआईआर वगैरह की बात भी की थी। दुनिया भर की चीजें हुई, वो डरे नहीं। ये सारी बातें प्रकरण हुआ, लेकिन सोचिए अगर ये हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई होती, इतना गलत आदमी जितना आज एसटीएफ चिन्हित कर रहे हैं, अभी तक के जो पकड़े गए हैं, ये लोग आज प्रशासन में ऊंची कुर्सी पर बैठ जाते। अंशुल जी से भी ऊपर, अंशुल जी का तो ठीक ठाक स्कोर है जो एक अच्छे स्टूडेंट का होता है, इतनी कोई बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, अच्छा मार्क्स है। लेकिन इसमें तो ऐसे लोग भी हैं जो 90 प्लस स्कोर किए हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, 90 प्लस स्कोर किए हैं, उसके बावजूद जब उनसे पूछा जा रहा है तो उनको अपने आयोग की फुल फॉर्म नहीं पता, उनको बेसिक से बेसिक चीजें भी नहीं पता। उनसे बोला गया कि उत्तराखंड बनने के बाद 9 नवंबर 2000 के बाद उत्तराखंड का क्या क्षेत्रफल बढ़ा है, तो वो कहते हैं हाँ बड़ा होगा। अरे प्लास्टिक का गुब्बारा थोड़ी ना है कि बढ़ जाएगा। कोई राज्य है, जिस राज्य का क्षेत्रफल जितना होता है वो तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक कोई पड़ोसी राज्य उसको सीमा विस्तार न कर दे। ठीक बात। तो एक अब ठीक है, मेरे साथ शंकर जोशी भी आगे, पीसी पंजी, मैं शंकर जोशी को इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूँ, वो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पीसी पंजी, आप लोगों ने अपना पॉइंट रखा, आप लाइन पे रहिए। शंकर, मेरी आवाज आ रही है शंकर जी? जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपके। हाँ मैं ठीक है पीसी पंजी, आपका कहने का तात्पर्य मैं समझ गया। भी शंकर जोशी जी को अपना तात्पर्य बोलने दीजिए। शंकर जी, आपका क्या टेक है इस पूरे प्रकरण में? जी मैं बेसिक प्रश्न वर्जी आपसे पूछूंगा। हाँ, आप स्वयं बताइएगा इसका ये क्या होना चाहिए। क्या लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा कराई थी, 2,57,000 पीसीएस के एग्जाम में लोग बैठे थे, और यही चयन आयोग 2,60,000 के एग्जाम के लिए 3-3 पालियां। ये क्या हो रहा है राज्य में? ऊपर से चयन आयोग कम से कम हर परीक्षा में 8-10 क्वेश्चन गलत बनाकर उनको डिलीट करने का जो खेल हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके पास कौन सी एक्सपर्ट कमेटी ऐसी है जो कि पेपर बना रही है और उसके बाद उस पेपर को उस क्वेश्चन को डिलीट कर देंगे। इससे एक्सपर्ट कमेटी को हम बना देते क्वेश्चन पेपर। क्या कौन सी एक्सपर्ट कमेटी होगी जो 8-10 क्वेश्चन गलत बनाती होगी? और ये भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये मुझे इसमें पूरा एक क्या शंका है, मैं अपनी जो बातें कहूंगा कि कहीं ऐसा हो कि यूकेएसएससी में बैठे हुए बड़े पदाधिकारियों ने किसी कोचिंग माफिया के लिए पेपर खर्च करवाए हैं और नकल कराने का नया तरीका निकाल दिया। नहीं तो एक्सपर्ट कमेटी को अभी तक बाइट नहीं किया गया, और एक्सपर्ट कमेटी को आयोग बाहर नहीं करता। सरकार की ओर से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आयोग से क्यों नहीं पूछा गया, भैया ये प्रश्न गलत बना रहे हो, तुम 5-10 परीक्षाओं में तुम्हारी गलतियां आ गई है, स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा गया है सरकार की ओर से। मैं शंकर भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाते क्यों हैं जिसको बाद में आपके उसके कुछ क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं। देखो, आयोग का कॉम्पिटेंस तो सवालों के घेरे में है। जो लोग आयोग में बैठे हैं उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते। ये अकाउंटेबिलिटी से बचने का ये जो नया तरीका ढूंढ निकाला है कि साहब हम इसकी जांच करा लेंगे, जो गलत है उसे बाहर कर देंगे, ये हुआ क्यों? ये चयन आयोग बनाया क्यों? ये चयन आयोग इसलिए बनाया गया क्योंकि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो, हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने युवा साथियों को दे। जब आप उस आयोग को चला ही नहीं पा रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको बैठाने से फायदा क्या है? ऐसे कई एग्जामिनेशन स्टेट में ऐसे एग्जाम करा रहे हैं जो सुबह एग्जाम लेते हैं, शाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। उनके पास कौन सा रॉकेट साइंस है?
ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम एक क्वेश्चनर तक तैयार नहीं करा पाते। कितना हजारों करोड़ रुपया हम इन एग्जामिनेशन के नाम पर खर्च करते हैं, बट उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसे लोगों को अकाउंटेबल बनाना होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हमें तय करनी पड़ेगी। अंशुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो शंकर ने बहुत अच्छी बात की कि साहब एक बड़ा पेपर के लिए हम पूरी तैयारी करते हैं, हमारे पास पूरा टाइम होता है, उसके बाद भी इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, ये कितनी शर्म की बात है। बोलूं सर? बिल्कुल। सबसे पहली बात, शंकर जी का कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। कुछ बातें जो मेरे समझ में है मैं उनको बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, मैं पढ़ के सुनाता था, 3 लाइनें। इन कंक्लूजन, द एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द बोर्ड इन अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन एट द इनिशियल स्टेज, that is to say at the level of rule 15b of recruitment rules, was quite consistent with the recruitments of law। यानी कि जो ये है, अगर आपको दिख भी पा रहा होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर कंसिस्टेंसी रखनी है, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को जीवित रखना है, तो जहां पर परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है वहां पर नॉर्मलाइजेशन करना रूल के अकॉर्डिंग है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरे शब्द नहीं है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की तो बात हम सब मानते होंगे। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी पालियों में परीक्षा होती है, नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होता है, इस बात से हम सभी सहमत हैं। लेकिन इसके लिए अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो आयोग हूं नहीं, लेकिन आयोग ने एक बात कही थी कि हमारे पास इतने ज्यादा सेंटर, ऐसे सेंटर नहीं है जहां पर हम बिल्कुल जैमर एमर लगा के या इस तरह के कंडीशन के साथ पेपर करा सके जो बिल्कुल हमें चाहिए होती हैं। तो और यूकेपीएससी के पास होता है 2-3 लेवल होते हैं, तो 2-3 लेवलों में छांट लेता है बच्चों को। अगर कोई गलत भी आ गया हो तो मेंस की परीक्षा में बाहर हो जाता है, फिर इंटरव्यू में भी छट जाता है, उसकी पर्सनैलिटी दिख जाती है। यहाँ पर केवल एक ही दिन का एग्जाम है, तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता। तीसरी बात, जब नोटिफिकेशन निकला था 2020 में, तो मेरे प्यारे भाइयों को क्या उस समय ये नहीं मालूम था कि इसके बहुत सारे नॉर्मलाइज, इसमें बहुत सारे पालियों में पेपर होगा? उसमें तो लिखा था ना नोटिफिकेशन में। तो मेरे प्यारे भाई लोग उस समय क्यों नहीं आए मैदान में? जब परिणाम आ गया उसके बाद क्यों याद आ रही है कि यार एक दिन में पेपर होना चाहिए, एक शिफ्ट में होना चाहिए? शंकर तब क्यों आती है? शंकर को रिप्लाई करने दो। अंशुल, जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है ना, वो एक मिनट मेरी बात पे, जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऐसा नहीं कहता कि नॉर्मलाइजेशन में सेटिंग होती है। नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, आप आरटीआई लगा के पूछ लो, आप सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेके चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट वहीं से बर्खास्त कर देगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक स्थापित प्रक्रिया है, उसका एक फॉर्मूला है। और कल एक मैं बात सुन रहा था चर्चा में, किसी ने कहा था कि 5 तारीख की सुबह की शिफ्ट को फायदा पहुंचाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अरे भाई, या थर्ड शिफ्ट बहुत कठिन थी। मेरे मित्र जो इनकम टैक्स में अभी निरीक्षक हैं, उनके भाई ने ये पेपर देखा था और वो पेपर के बाद मुझे कहा था कि यार अंशुल भाई, 5 तारीख की जो शाम का शिफ्ट था ना, वो तो चूरन आया हुआ था, मैं तो बिना पढ़े उसमें 70 क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ, जबकि मेरा 1-1.5 महीने से रिवीजन भी नहीं है। ये उसके शब्द थे। तो सर, ये हम नहीं तय कर सकते कि कौन सा पेपर सरल है। मैं या मेरे अन्य मित्र लोग हम तय नहीं कर सकते कि पेपर कौन सा सरल है, कौन सा कठिन है। ठीक है, वो जब आयोग अभी शंकर जवाब देना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर चेक किया जाता है। तो मेरे प्यारे जो पढ़े लिखे भाई है ना, वो ऐसी बातें ना करें कि किसी शिफ्ट का पेपर, अपने मन से ना कहें कि किसी शिफ्ट का पेपर कठिन है, सरल है। जैसे वो एसटीएफ की रिपोर्ट को बिल्कुल अभी से ले आ रहे हैं सामने, तो ऐसी हरकतें ना करें। ठीक है, थोड़े से समझदार बात करें। शंकर जवाब दीजिए आप। जी, मैं कह रहा हूं सर कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता ही क्या है? जब एक शिफ्ट में लोक सेवा आयोग पूरे पेपर करा सकता है 2,60,000 बच्चों के, तो यहाँ 3-3 शिफ्ट क्यों कराई गई? तो शंकर जी, मैंने जवाब तो दिया। यूकेपीएससी के पास 3 पाली, आयोग ने बताया तो था आपको कि यूके ट्रिपल एससी के पास इतने सेंटर नहीं है जिस प्रकार की उनको कंडीशनड कस्टमाइज्ड कंडीशन चाहिए होती है, जिस प्रकार उनको अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती है, ऐसे सेंटर उनके पास नहीं है। कह तो रहा है आयोग, अब उसके लिए आप क्या गला पकड़ लीजिएगा आयोग का कि क्यों नहीं कराया? कह तो रहा है वो आयोग। आप चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट कि आयोग एक पाली में परीक्षा नहीं करा रहा, आपको उत्तर वहां से मिल जाएगा। यहाँ बहस करने से इसमें क्या फायदा कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, एक शिफ्ट में नहीं कराया। आप जाइए, न्यायालय के दरवाजे खुले मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें, आप पढ़ लीजिए। आप पुनः उसी प्रश्न को एक बात पे जोर देने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती है। सत्य होती है तथ्य और सबूत के आधार पर। 2.5 लाख बच्चों के, अब इससे पहले तो चयन आयोग के पास सुविधाएं थी 2.5 लाख बच्चों के पेपर कराने के लिए, अभी नहीं है। मैं एक बेसिक चीज को कहना चाह रहा था, मेरी बात को सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो एक बात कि अगर कोई गलती होती है
पेपर लीक होता है या ब्लूटूथ के जरिए आपकी नकल होती है या किसी परीक्षा सेंटर में नकल होती है या कोई भी, तो जिम्मेदार कौन है? क्या परीक्षार्थी जिम्मेदार है? जिन्होंने नकल की, जिन्होंने पैसे दिए, वो तो जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन विषय ये भी तो है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी बॉडी की भी है। चयन आयोग क्या कर रहा था? चयन आयोग के कानों कान खबर क्यों हुई? अच्छा, चयन आयोग से आज तक मैं जो बेसिक प्रश्न है कि स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? भैया तुम्हारे होते हुए, तुम अधिकारियों के होते हुए ये सब पेपर लीक कैसे हो गया? जिम्मेदारी क्यों ओके शंकर, अभी मैं आ रहा हूं, उसके पीसी पंजी को भी मैं लूंगा। अंशुल, एक बात तो आप मानेंगे, अगर ये प्रकरण, ये जो युवा साथी हैं, अगर ये प्रकरण जोर शोर से नहीं उठाते, सारे तथ्यों को लेकर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते, सरकार से लेकर आयोग तक के दरवाजा नहीं खटखटाते, ये नेक्सस तो आता ही नहीं सामने। भाई नेक्सस तो आया भी इन लोगों के दम पे है ना, इन लोगों ने जब पूरे साक्ष्य सामने रखे। तो सवाल इस बात का है कि मैं इस समय तो सबसे निरीह, मैं कहूंगा सबसे ठगा हुआ अगर कोई महसूस कर रहा है तो वो बेचारा जिसने दिन रात मेहनत करके इस एग्जामिनेशन को पास किया या जो कुछ नंबरों से पीछे रह गया। बस सर, मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूं। आपने अपना जवाब, आपकी बातों में जवाब आ गया। जो कुछ नंबरों से पीछे रह गया, आपने ये पंक्ति बोली है, तो जो कुछ नंबरों से पीछे रह गया वो स्वतः ही मेरिट में ऊपर आ जाएगा सर। और जो हमारे शंकर भाई जी ने एक बात बोली थी कि आयोग की गलती है, ये हम भी मानते हैं सर। आयोग अकाउंटेबल है, आयोग जिम्मेदार है, लेकिन सर वो तो सरकार का काम है ना आयोग पे एक्शन लेना। हम भी चाहते हैं जो गलत हो, जो जिसकी गलती सिद्ध हो, जब दोष सिद्ध हो जाता है तब वो मुजरिम कहलाता है, उससे पहले वो मुलजिम होता है। तो जब वो मुजरिम साबित हो जाए तो उनके ऊपर एक्शन हो, ये तो हम भी चाहते हैं। आज मैंने पढ़ के पेपर निकाला, इससे पहले मैं तो यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं से उतना वाकिफ भी नहीं हूँ। तो और जो हमारे भाई बहने मेरे से साथ के लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बहुत नजदीक से रह गए, सबने मेहनत की है। हर बच्चे ने जिसने पेपर दिया है लगभग सभी ने मेहनत की है। सर आप ही बताइए, ये कहा, जब एक रास्ता न्याय का है तो उस न्याय के रास्ते पे नहीं जाके पूरी फसल को बर्बाद कर देना, जबकि आपके पास विकल्प है कि आप कुछ घास को उपाड़ सकते हो। मैं यही बात कहना चाहूंगा सर, आप हमसे ज्यादा तर्कसंगत पत्रकार होते हैं सर, आप भी समझते हैं। जब एसटीएफ उन बच्चों को चिन्हित कर सकती है, अगर कर देगी तो, मैं कह रहा हूं अगर वो चिन्हित कर देगी तो जो बाकी बचे वो तो निर्दोष और ईमानदार है ना सर। मैं हूं, पंत जी के 4 बच्चे हैं, पंत जी स्वयं हैं, हमारे एक कमल भट्ट सर हैं, और भी जो मेरे भाई लोग कुंवर सर हैं जिनको पंत जी भी जानते हैं। जो ये ईमानदारी से चयनित बच्चे हैं, ये तो ईमानदारी है ना, चाहे परीक्षा 10 बार हो। अब मेरे पास मैं आपको तो इन बच्चों को, एक हमारे युवा साथी जो है जो बच्चे नीचे हैं, उन ईमानदारों को जोड़ दिया जाए तो सारे बच्चे ईमानदार हो गए ना लिस्ट में। संजय जोशी क्या कह रहे हैं? आप चाहते हो ईमानदारों की ज्वाइनिंग हो, मेहनती को ज्वाइनिंग मिले, तो सारे मेहनती को ज्वाइनिंग मिल तो रही है, फिर आपको दिक्कत कहाँ है? आई एग्री विद योर व्यू पॉइंट। एक बात मैं कहना चाहता हूं, संजय जोशी ने बड़ी अच्छी बात की। संजय जोशी ने कहा कि वन दरोगा में मेरी शिफ्ट से 27 क्वेश्चन हटाए गए, एक्सपर्ट कमेटी की जांच होनी चाहिए। 27 नंबर बराबर बांटने के बाद कैसा नॉर्मलाइजेशन, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का भी तोड़ निकाल दिया, मेरे 24 क्वेश्चन सही थे। ये जो प्रॉब्लम जो अभ्यर्थी फेस कर रहा, आप सोचिए उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है ना। अब उन्होंने आगे जो दूसरे हमारे दर्शक हैं, महेंद्र चौहान, उन्होंने लिखा, मान लीजिए अगर फॉरेस्ट गार्ड का रद्द होता है और मेहनती छात्र फिर मेहनत करके फिर से वीडियो एग्जाम देते हैं, लेकिन वीडियो का भी रद्द हो जाए और फिर आगे इसके भी एग्जाम दोबारा हो, लेकिन फिर इस तरह की घटना हो जाती है, तो मेहनती कब तक मेहनत करेगा? एक बात तो है शंकर जोशी जी, उसने बात बिल्कुल सही कही कि इसकी गारंटी क्या है कि आगे जाके घटनाक्रम नहीं होगा, क्योंकि जो लोग यहां पर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है शंकर जी। सर मैं आपकी बात में थोड़ा और सुधार करूंगा इसमें। हाँ प्लीज। आपने कहा कि 27 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि 1800 क्वेश्चन में से 332 क्वेश्चन डिलीट किए गए, 332 क्वेश्चन डिलीट किए, और चयन आयोग के एक्सपर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा आयोग में गलतियां हुई तो लोकसभा आयोग ने अपने एक्सपर्ट में से 25 एक्सपर्ट को तुरंत बाहर कर दिया और नए एक्सपर्ट ले आए। चयन आयोग में कोई, मुझे तो पूरा का पूरा खेल लगता है, चयन आयोग की निष्पक्ष अगर जांच हो, जब तक चयन आयोग के अधिकारियों को अलग करके निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। हमें एसटीएफ की भावी रिपोर्ट पर कोई शंका नहीं है, लेकिन
बिना चयन आयोग के उन अधिकारियों को जिनके रहते हुए ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उनको बाहर बिना किए हुए अगर जांच सही हो सकती है, मुझे पर तो ठीक है शंकर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। आप लाइवली इतना जुड़ रहे हैं, इतना आप संवाद कर रहे हैं, जिसमें लकी हैं, पंकज रावत हैं, धामी हैं, निशु त्यागी हैं, मोहित भट्ट हैं, रवि बिष्ट हैं, सुनील बिष्ट हैं, मनीष टमटा हैं, देवभूमि टाइम्स कह रहा है कि हमें भी जोड़ लो, नेक्स्ट टाइम हम आपको जोड़ेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग अलग अलग नामों से उन्होंने अपने पेज बनाए, रवि सोनकर हैं और कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगा। और विपिन खंतुवाल हैं, किंग मेकर करके जिन्होंने, सोनिया गोसाई, ध्रुव सिंह, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप दोनों से, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें जो ये एसटीएफ है जो बहुत तेजी से क्रैकडाउन कर रही है इस पूरे मामले को, उस पर विश्वास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो फैसला लेगी, एक बार रिपोर्ट आ जाए, अभी तो प्रिलिमिनरी जांच लग रही है, अभी तो एसटीएफ लोगों को पकड़ ही रही है, उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करे, क्योंकि मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट वही करेगी जो हमारे छात्रों के हित में होगा। और लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी हो गया। अगर ये सिस्टम नहीं जुड़ा तो ये जो साख है यूकेएसएसएससी की, ये साख कमजोर हो जाएगी, लोगों का भरोसा उठेगा, युवाओं का भरोसा उठेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस सिस्टम को भी सुधारना है। और ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है, ये कैश फॉर जॉब स्कैम चल रहा है, इसके तार जिन भी लोगों से जुड़े हैं उनको कानून के दायरे में लाना होगा। अंशुल, लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद लास्ट कमेंट मैं शंकर जी से लूंगा। मैं उत्तराखंड के सभी जो अभ्यर्थी हैं, सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां तक हम न्याय की बात करते हैं, चाहे आपके साथ हो हमारे साथ हो, जब इसमें न्याय का रास्ता है, जो बच्चे चयन सूची में काली भेड़ों की वजह से बाहर हो गए हैं, वो इस सूची में वापस आ सकते हैं, काली भेड़ बाहर हो सकती है। आयोग के ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है सरकार करे और आगे से पूरी परीक्षा अच्छे से हो। लेकिन इस समय जो बच्चे ईमानदारी से चयनित होकर आए हैं, जिसमें हमारी ऐसी ऐसी बहनें हैं सर, इतने गरीब परिवार की बहनें हैं, और ऐसे बच्चे जो सुसाइड करने की स्थिति पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास अब मौका, उनके हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है दोबारा पढ़ने के। कहना बहुत आसान होता है दोबारा पढ़ लीजिए, पंथी जी जानते, क्योंकि उनको पता है कि कैसी मेहनत लगती है। तो जिनके लिए ये चीज अनुकूल नहीं है सर, उनके साथ न्याय तभी होगा जब ईमानदार बच्चों को छांटा जाएगा। मैं सरकार से, हर उत्तराखंडी से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर न्याय यही है कि जो अलग, अगर एसटीएफ कहती है कि हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, हम अलग कर सकते हैं, तो उनको अलग किया जाए और हर ईमानदार को उसका न्याय मिले। उसमें वो बच्चे भी आ जाएंगे जो अभी चयन सूची में बाहर हैं। तो इससे बेस्ट कोई सॉल्यूशन यहाँ पे होता नहीं, जिसमें हर किसी के साथ ईमानदार हो, हर किसी का न्याय होगा। केवल दोबारा मौका देकर 40 नंबर वाले को भी फिर से पढ़ने का मौका दे देना, 30 नंबर वाले को मौका दे देना, 60 नंबर वाले को मौका दे देना, ये तो सर अन्याय ही होगा। बाकी हम एसटीएफ की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, बजाय कि हम फैसला सुनाएं। मेरे तरफ से इतना ही कहना है सर। एक और गेस्ट अभी मेरे साथ सेमवाल जी जुड़ चुके हैं। सेमवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें जो है जोड़ा सर। नहीं, मैं चाहता हूं उत्तराखंड का हर एक युवा साथी, वो हमारा भाई है, जितनी भी बहनों ने मेहनत करके एग्जाम दिया है, उन लोगों के साथ इंसाफ हो। जी सर, जी सर। आगे आने वाले समय में ये परिस्थितियां ना उपजे, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा सिस्टम सुधारा जाए। सेमवाल जी, ये जो डिस्कशन चल रहा है और सब आपने युवा साथी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मैं अप्रिशिएट करूंगा, बहुत ही तरीके से अपने पॉइंट रख रहे हैं। आपका क्या सोचना है ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? सर, मेरा तो ये सोचना है सर कि इसमें जो भी चल रहा है सर, अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें सर देखिए, जो एक तरफ जो है, एक तरफ वो लोग हैं जिनका कुछ नंबरों से रहा है, और एक तरफ वो लोग हैं जो चयनित होकर अभी लिस्ट में शामिल हैं। तो सर मैं उसमें एक समाज की ऐसी पंक्ति से आता हूँ जो बहुत जो है संघर्ष करते हैं जिंदगी में। मैं दिव्यांग वर्ग से आता हूँ सर, और जो पीसी पंत सर कह रहे हैं कि जो है इसमें जो है बहुत सारी जो है दिक्कतें, इशू है, मुझे पता नहीं सर
पर मैं इतना जानता हूँ सर कि हमें जो है 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है किसी एग्जाम में बैठने के लिए। हमारे पास पटवारी नहीं है, पुलिस नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, आगे जितने भी एग्जाम है सालों साल तक 2-2.5 साल तक कोई एग्जाम नहीं होता है। तो हमारा क्या कसूर है सर कि हम जो है इसमें अभी चयनित हुए हैं और अब जो है हम 2-2.5 साल का इंतजार करें। मेरी उम्र सर आज जो है 29 साल हो चुकी है सर, और आने वाले सालों में जो है मैं 32-33 पर भी पहुंच सकता हूं सर। तो मेरे पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है सर कि मैं दोबारा जो है एग्जाम में बना रहा हूं सर। तो ये हमारे साथ तो सीधे सीधे अन्याय है इस सर। एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है? जी सर, जी सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरे साथ बहुत 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 सारे मेरे साथ जो है दिव्यांग भाई है जिनका जो है रोज रात मैसेज आता है सर मेरे पास, और वो कहते हैं सर बहुत परेशान है सर वो। नहीं, जब से एग्जाम निकाला किसी को सर। भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि सरकार जब डिसीजन लेती है वो सारी बातों को ध्यान में रखकर लेती है। वो केवल मेरी और आपके भावनाओं से नहीं चलेगी, उसको वही करना होगा जो हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे युवा साथी हैं उनके हित में है। उससे पहले ये बहुत जरूरी है जो ब्लैक शीप हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनको जरा जरूर बाहर किया जाए। बिकॉज जो पैसे देकर इस एग्जाम को पास किया हुआ है वो सबसे पहले पैसे कमाने का काम करेगा और वो पूरे सिस्टम को दबा कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए सेमवाल जी, मैं आपकी भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और आप अपने साथियों से भी कहिए कि उन्हें पूरी हिम्मत रखनी चाहिए। आप लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी, और आप लोगों को आपका जो एग्जाम आपने पास किया है, वो जो सक्सेस आपने हासिल की है, उसमें आपको मौका मिलेगा। प्लीज सेमवाल जी कंटिन्यू करिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि देखिए सर, इसमें जो है ना, जो अभी हमने एग्जाम निकाला है सर, इसमें जो है अगर इसमें कोई गलत तरीके से आया है उसका जो है एक प्रक्रिया है हमारे एसटीएफ कर रही है सर। पर कुछ लोग जो है अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा कि इसमें जांच चलनी चाहिए, वो कुछ सब्र नहीं रख रहे हैं, वो लगातार सीधे डायरेक्ट कह रहे हैं कि इस एग्जाम को रद्द करो। और मैं पीसी पंत भाई साहब को कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने मेरे से एक बार फोन में बात करी थी, उन्होंने कहा था कि सबका स्वार्थ है इसमें, और मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि अगर एक बच्चा भी इसमें निकल गया ना सेमवाल जी, तो मैं उस दिन जो है इस भर्ती को रद्द करा के मानूंगा। तो ऐसा भी क्या है सर, इतना भी स्वार्थी क्या होना है? हम लोग भी तो हैं, हमने भी इसमें कई प्रकार से कई पेपर दिए इससे पहले, हम जो है निकल नहीं पाए थे पेपरों में। तो इसमें जो है ये कहना उचित नहीं है, जब तक जो है रिपोर्ट नहीं आती सबको इंतजार करना चाहिए। अगर रिपोर्ट में जो है ये निकल के आता है कि वो नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो उसके बाद हम भी मान लेंगे सर, हम भी जो है फिर क्या करेंगे, हम मजबूर होके फिर दोबारा जो भी होगा हमसे, जितना भी होगा हम तैयारी करेंगे सर। पर अभी फिलहाल के लिए जो है ना, ये हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है। एक अनूप रौथान करके आपसे सवाल कर रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में भी री एग्जाम हुआ था, वहां ये नहीं हुआ था कि 57 को बाहर करो और इतनों को अंदर करो, री एग्जाम तो हुआ ही था। तो ये लोग वीडियो में बिना री एग्जाम के अंदर करो कैसी बात कर सकते? और एक मैं निवेदन, सेमवाल जी बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया सर। मैं अब इनको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हुआ था, मैं भी सड़कों में बैठा था, रातों को मैंने जो है इनके साथ समय काटा था। उस समय भी हमें जो है बेरोजगार संघ ने ये कहा था कि अभी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो। हम लड़े सर, बिल्कुल लड़े, मैं भी लड़ा। मैं भी चाह रहा था कि एग्जाम जो है दोबारा ऐसी स्थिति ना आए, पर आज की डेट में फिर वो स्थिति आ गई है सर। अब ये कौन गारंटी देगा कि कल के दिन एग्जाम होगा उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? एक निवेदन जो सारे दर्शक, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो ट्विटर, चाहे वो फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, और मेरे 3 साथी जो सामने बैठे, कि देवभूमि डायलॉग आपके राज्य का एक नया स्टार्टअप है। और ये स्टार्टअप की शुरुआत मैंने इसलिए की कि मैं अपने नौजवान साथियों को, उत्तराखंड के लोगों को और गांव के आखिरी व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म दे सकूं ताकि वो अपनी बात रख सके। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये लालच है कि आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, आप फेसबुक में हमारे साथ जुड़िए, ट्विटर में हमारे साथ जुड़िए। मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने राज्य के लिए जो कुछ भी बन पाता हो वो करेंगे। मुझे सिर्फ आपसे ये प्रार्थना करनी है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे,
आप अगर हमारी हौसला अफजाई करेंगे, जैसे आज इतने सारे साथी, आज आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, सब लोग खुलकर अपने विचार रख पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चैनल जो है वो इस तरह की डिबेट में इतना ज़्यादा टाइम देके इतना इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि उसको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव है वो है उत्तराखंड फर्स्ट, उत्तराखंड को आगे ले जाना, और वो सब आपकी मदद के बिना हम आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़कर यही कहूँगा, ये जो यूनिक स्टार्टअप हमने शुरू किया है, इस स्टार्टअप पे आप भी हमारी मदद करिए। और मैं इस स्टार्टअप में उन लोगों को लाता हूँ, मान लीजिए कोई सब्जी उगा रहा है, कोई टूरिज्म का छोटा मोटा काम कर रहा है, जो छोटे मोटा स्वरोजगार कर रहा है, या आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, ताकि आप लोग पूरे प्रदेश और देश के सामने अपनी बात रखें। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग हमारे साथ एक परिवार की तरह जुड़े। ये देवभूमि डायलॉग का स्टार्टअप एक परिवार है, और इस परिवार में जितने ज्यादा उत्तराखंडी, चाहे वो उत्तराखंड में रहते हो या बाहर रहते हो, वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें एक नया हौसला मिलेगा। अब आप सेमवाल जी, आपने अपनी बात कह ली है। शंकर को मैं अब इस प्रोग्राम में वापस लेके आता हूं। शंकर, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रास्ता यह है कि हमें एसटीएफ की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट को डिसाइड करने देना चाहिए कि साहब गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। सर मैं एक बात कहूंगा। एक आरएमएस कंपनी का कर्मचारी है जिसने पेपर करवाया था, अभिषेक नाम है, वो स्वीकार कर सकता है कि हमने तीनों पेपर लीक किए, तीनों पेपर। और मुख्यमंत्री जी का हमने बयान सुना था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे एक रैकेट नहीं, बहुत बड़ा रैकेट राज्य में काम कर रहा है। आरएमएस कर्मचारी कह रहे हैं तीनों पेपर लीक किए थे, महीनों पहले लीक हो गए पेपर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। ये पेपर कितने लोगों तक पहुंचा होगा? आपको भी लगता है क्या एसटीएफ सारे के सारे लोगों को दूध और पानी की तरह अलग अलग कर सकती है? ठीक है, एक अंशुल लास्ट आपका कमेंट में चाहता हूं। अब सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो मुख्यमंत्री जी से, एसटीएफ के डीआईजी साहब से, उत्तराखंड के सभी वासियों से यही कहता हूँ, हम 916 लोगों की गहन जांच कर लीजिए। उस जांच में आप 3, 4, 5 महीने ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम झेल लेंगे। और उसके बाद हम में से जितने लोग गड़बड़ हैं उनको निकालिए। अब इन्होंने कहा कि एसटीएफ क्या जांच पाएगी, इसका मतलब आपको एसटीएफ की काबिलियत पे शक है। फिर अब आप तो एसओपी जानते नहीं है किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होता है, तो आपको मैं क्या समझाऊंगा? मुझे पता है कि एसओपी क्या होती है, पुलिस की कैसे काम है, क्योंकि हमने कर रखा है। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? 916 लोगों को छटनी कर सकती है, और यदि नहीं कर पाएगी तो वो लिख देगी कि हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते। उसके बाद हम मान लेंगे जैसा भी निर्णय होगा। फिलहाल उनको काम करने दीजिए, और उत्तराखंड के सभी लोग इस नकारात्मक माहौल को ना बनाइए। कृपया न्याय की बात करिए जिसमें सबके साथ न्याय हो, जो मेरिट में जस्ट बाहर है और जो मेरिट में मेहनत से अंदर है, सबके साथ न्याय की बात करिए। अति स्वार्थी मत बनिए, थोड़ा स्वार्थ तो सबका होता है, अति स्वार्थी मत बनिए। ठीक है शंकर जी, मैं कह रहा हूँ सर, ये कहें कि सबके साथ न्याय हो। क्या 2016 में बीपीडीओ बीडीओ की परीक्षा रद्द हुई थी, वहां किसके साथ अन्याय हुआ था? रद्द होकर दोबारा पेपर हुआ था, ये न्याय है क्या? रद्द कर दोबारा पेपर कराना, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक पाली का पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता है नहीं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कराया जा रहा है। एक पाली में पेपर हो, दोबारा पेपर हो, ये न्याय नहीं है क्या? ये अन्याय है। 2016 में अन्याय हुआ था क्या? शंकर जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। शंकर जी, अनुमति हो? मेरे पास अब समय लगभग समाप्त हो रहा है। मैं आखिरी कमेंट सेमवाल जी से लेना चाहूंगा। सेमवाल जी दिव्यांग हैं, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक किया है। सेमवाल जी, आपके जितने भी सहयोगी हैं उन सबको ये भरोसा रखना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इसमें एक जांच चल रही है, मैं समझता हूं वो बहुत ट्रांसपेरेंट वे में जांच चल रही है, लेकिन ये रैकेट का भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। जो भी लोग इससे जुड़े हैं उनको कानून के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। सेमवाल जी, आपका आखिरी कॉमेंट। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जांच में हमें जांच एजेंसी पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है जांच अभी पूरी नहीं हुई है, पहले जो है ना ये समाज में एक मैसेज पहले क्रिएट कर रहे हैं कि भर्ती हम रद्द करवा के रहेंगे। मेरे को बोलने में जो है थोड़ा संकोच हो रहा है कि जो है मैंने एक बार सोशल मीडिया में देखा कि हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं पवन कुमार जी, उन्होंने लिख रखा है एक कमेंट में कि मेरे से स्टाम्प पेपर लिखवा के ले जाओ कि मैं भर्ती रद्द करवा के रहूंगा। तो ऐसे में हमें बड़ी तकलीफ पहुंचती है। हमारा समय का हिसाब कौन देगा सर? जो है हम जो है जो विकलांग लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल से मौका बनता है सर, और ये जो है ना हमारे भावनाओं के साथ जो है ऐसे खेल रहे हैं सर।
ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं सर, हमारे समय का जो है, जो हमने समय गंवाया है, रात दिन जो है एक करिए परीक्षा के लिए, उसका हिसाब कौन देगा सर? बेरोजगार संघ देगा, आयोग देगा, सरकार देगी? हमें हमारे समय का जो है हिसाब चाहिए सर। ठीक है, आप तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हम इस चर्चा को आगे भी रखेंगे। अंशुल, मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपने अपनी बहुत मजबूती से बात रखी। तुम एक होनहार छात्र हो, बातचीत से ही पता लग जाता है। बहुत धन्यवाद, आप पूरी तैयारी के साथ आए। शंकर जोशी जी, आपका भी बहुत आभार, आपने अपना पक्ष रखा। और सेमवाल जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा आगे भी आप केवल परीक्षार्थी या अभ्यर्थी के रूप में नहीं, एक उत्तराखंडी के रूप में देवभूमि डायलॉग से जुड़ें। और देवभूमि डायलॉग के मंच में हम अपने राज्य के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी विभिन्न विचारों के आदान प्रदान से हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं, अपने युवा साथियों को। आपको इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए कोई सेलिब्रिटी या नेता का तमगा नहीं चाहिए, मैं तो उन लोगों को लाता ही नहीं हूं। मुझे बस केवल मेरा उत्तराखंडी होना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत है। आप लोग आएंगे, अपने विचारों के आदान प्रदान रखेंगे और एक नई शुरुआत हम उत्तराखंड के लिए करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि हमें इस रिपोर्ट का, इस जांच का इंतजार करना चाहिए और सरकार क्या फैसला करती है, और जो भी सरकार फैसला करेगी जाहिर है वो आप लोगों के हक में होगा, उसका हमें इंतजार करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों का, हमारे युवा साथियों का, जो इस पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े रहे। जैसा कि मैंने एक बार मैं और आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे साथ इस स्टार्टअप के साथ, ये आपका स्टार्टअप है, हर उत्तराखंडी का स्टार्टअप है, हमारे साथ जुड़िए और लगातार बने रहिए, ताकि हम इस स्टार्टअप के साथ साथ अपने राज्य के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।